प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी वो अच्छी चल रही होगी। मैं 3 मिनट लेट हो गया किसी कारणवश। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज इस सेशन में बहुत सारे टॉपिक, राजभाषा, संविधान संशोधन और कुछ आर्टिकल, यानी कि लगभग लगभग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि इन 3 टॉपिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी बालक यहां पर बैठे हैं जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। दोस्तों आज आपके लिए सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल संविधान संशोधन लिख रहा हूं। सबसे पहले संविधान संशोधन, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले पहला कब हुआ? 1951 में। सातवां कब हुआ? 1956 में। 21वां कब हुआ? 1967 में। 31वां कब हुआ बच्चों? 1974 में हुआ। अगर आपसे पूछे सर ये बताओ 42वां कब हुआ? 1976 में। आप भी ले लो बेटा, आप भी कर लो फटाफट जल्दी। जो मैं लिख रहा हूं वो तुम भी लिख लीजिएगा। इसके बाद 44वां कब हुआ? सर 1978 में हुआ। सर 52वां कब हुआ? 1961 में हुआ। सर 61वां कब हुआ? 1989 में हुआ। सर 71वां कब हुआ? 1992 में हुआ। सर 73वां कब हुआ? तो 1992 में हुआ। 1993 में ये अप्लाई हुआ। 74 की सेम कंडीशन है। इसके बाद 86 कब हुआ? तो भैया 86 हुआ 2002 में। इसके बाद 100वां कब हुआ? 92वां कब हुआ? तो सर 2003 में। 100वां कब हुआ? 2015 में। 101वां कब हुआ? 2016 में। और 103वां कब हुआ? 2019 में। 104वां कब हुआ? 2020 में। अगर आपने ये पढ़ लिए तो संविधान संशोधन अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी इस बात की। बस आप ये संविधान संशोधन पढ़ लो जितने आपके सामने मैंने लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 संविधान संशोधन है बच्चों। अगर तुम्हारे पेपर में आया तो इन 18 में से आएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों। लिख लो, अगर तुम्हारे पेपर में आया, कांस्टेबल का पेपर है, तो इन 18 में से ही आएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले पूछ रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाले भाषा विशेष प्रावधान किए गए हैं? आवाज नहीं आ रही, जरा ये बताइएगा दोस्तों। अगर मैं राजभाषा की बात करूं तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा की बात की गई है। ये तुमको याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। तब आप कहोगे गुरुजी 347। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं कि पहले 14 भाषा थी, लेकिन आज कितनी हो गई है? आज 22 भाषा हो गई है। और दोस्तों इसमें भोजपुरी भाषा अभी शामिल नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी में भोजपुरी भाषा को जोड़ लिया जाए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई और दोस्तों 22 भाषा हो गई थी, लास्ट में 4 भाषा जोड़ी गई है। वो कौन कौन सी भाषा है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन वो 4 भाषा बताइए, 4 संविधान संशोधन बताइए जिसमें 4 भाषा जोड़ी गई। तो 91वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था। और बच्चों यहां पे 4 भाषा जोड़ी गई थी। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, 4 भाषा जोड़ी गई थी बच्चों, याद रखना। ठीक है, सॉरी 92वां संविधान संशोधन बच्चों। ठीक है भैया, चलिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब? 2003 में बच्चा। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? सवाल ध्यान से सुनिएगा, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो दोस्त आप कहोगे सर ये समाप्त किया गया था 1976 में। अगला देखिए, कौन सी भाषा हमारे सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा हमारे? भाई पूरा सवाल नहीं है, पूरा सवाल नहीं है, हमारे संविधान होता तब कंप्लीट होता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? बताइए, कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? याद करो, मैंने आपसे कहा था महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, मतलब मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो संथाली आ गया बच्चों, संथाली जोड़ी गई थी गुरुजी। अगला देखिए, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा भारत के संविधान में जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा भारत के संविधान में जोड़ी गई थी? तो सर 3 भाषा जोड़ी गई थी और तीनों भाषा को याद रखेंगे। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सी विल बी द राइट आंसर, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल नहीं है? तो सर शामिल नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें ऐड नहीं की गई है। अगला देखिए,
आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का संयोजन सही है, आपको बताना है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बताइए भैया कौन सा इनमें से सही है। देखिए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भोजपुरी तो है नहीं, भोजपुरी तो है नहीं, ये तो आप जानते हैं, तो ए और बी में से कोई आंसर होगा, तो ये रहा बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं। यार तुम लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हो आज, इससे अच्छा तो क्लास ना लेता मैं तो फायदेमंद रहता आज, इससे अच्छा तो आपके लिए क्लास ना ली जाती तो बढ़िया रहते, क्योंकि तुम्हें जवाब ही नहीं देना है। मैं कह रहा हूं टॉपिक वाइज आपके लिए 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक कराऊंगा, बस ये 100 टॉपिक पढ़ लो, जब हो जाए तब किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, है ना। सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई हैं, तो गुरुजी पहले हुआ करती थी 14 भाषा, आज हो गई है 22 भाषा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा को अपनाने की प्रक्रिया दी गई है। सर ये आपने कहा था 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा से संबंधित चर्चा की गई, लेकिन राज्यों के लिए आर्टिकल 343। अगला देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों, इसका जवाब कौन देगा दोस्त, तो आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 350 का ए। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है, और आप लोगों को बता दूं दोस्तों वो करने वाला कोई और नहीं, अपना उत्तराखंड राज्य है। अगला, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो दोस्तों जब करा जाएगा 2/3 बहुमत से। 2/3 क्या होता है दोस्तों, 2/3 इस तरीके से होता है, आप अगर परसेंटेज में आ जाए लिखा हुआ तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, आपको बताना है कि इन्हें सही ढंग से पहचानिए, मतलब भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। देखिए आप सभी जानते हैं कि 8 अनुसूची हैं, आज 12 हो गई हैं। पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य को शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ, बिल्कुल ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्य, बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है यार, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 8वीं में भाषा है दोस्त, डी विल बी द राइट आंसर। अगला, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कब दी गई थी, ईमानदारी से बताना, क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया ये सवाल नितिन, कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा बादल कब ऐड की गई थी। इसके लिए नहीं, धीरे नहीं चलूंगा पीहू, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब ऐड किया गया था, तब ऐड किया गया था सर जी। अगला सवाल देखिए, अगला है प्रस्तावना में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया। प्रस्तावना में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया। सर प्रस्तावना में पहली बार जो अमेंडमेंट किया गया वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहां पर ऐड किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपको बता देना चाहता हूं 2019 तक, 2019 छोड़ो यार, अब इस सवाल को कट करके और यहां लिखो 2024, ये लिखो 2024 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, और आंसर लिख लो 106 भैया, बात खत्म हो गया, ठीक है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद नंबर 249 का संबंध किससे है। अनुच्छेद नंबर 249 का संबंध किससे है। रोल नंबर 7 आ गए हैं। अनुच्छेद नंबर 7 की अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन के बंटवारे की जो विवेचना की गई है, वो इनके संबंधों की जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में आता है। सर 268 से लेकर 281 तक। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, जरा बताएंगे दोस्त, तब आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी 270। अगला देखिए, अगला सवाल है केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्ति है ये संबंध किस पार्ट में आते हैं। पार्ट में, अगर मैं पार्ट की बात करूं तो दोस्त आपका जवाब आ जाएगा भाग 11 में। अगला देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है, तो दोस्त केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगर मैं समवर्ती सूची की बात करता हूं सोनिया, तो समवर्ती सूची में आपका रक्षा है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है, जो कि
यूनियन लिस्ट में आता है। ये 20 मिनट की क्लास है, एक टॉपिक कराता हूं, बात खत्म। अगला देखिए, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? सर आपका आंसर आ जाएगा सर वो राष्ट्रपति हैं। अगला देखिए बच्चों, एक अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? तो दोस्त ये की जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रस्तुत करता है? वित्तीय संबंधों को प्रस्तुत करता है, तो तब आप कहोगे गुरुदेव भाग नंबर 12। अगला देखिए, सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? सरकारिया आयोग का जो संबंध था वो केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्प्यूट ना हो इसलिए था दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच से जुड़ा हुआ था। अगला देखो, निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो दोस्तों वो था, आपको बता दूं, SR सेन। नेक्स्ट, राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख कौन होता है? जरा जवाब दो, राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख कौन होता है? दोस्तों अगर राज्य के कार्यकारिणी प्रमुख की बात करूं तो राज्य का कार्यकारिणी प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? अब 10 आर्टिकल देख लो दोस्तों, 10 आर्टिकल देख लो जो पेपर में आने की संभावना जिनकी है। क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? सर बिल्कुल जारी कर सकता है। राज्यपाल 213 के द्वारा करेगा, राष्ट्रपति 123 के द्वारा करेगा। जिसका पूछे उसका आंसर बता देना, है ना? आपसे जो भी पूछे वो जवाब दे देना बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? अगर मैं संघ कार्यकारिणी से संबंधित की बात करता हूं तो दोस्तों वो आ जाएगा आपका 52 से लेके 78 तक। अगला देखिए, आपको बताना है कि संविधान के अनुसार भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ध्यान रखना, आज तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन ये जो राइट होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सर जी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 76 के द्वारा करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बी विल बी द राइट आंसर हो दोस्तों। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है कि दोस्त ये बताओ संचित निधि किस आर्टिकल में है? अगर मैं संचित निधि की बात करता हूं तो संचित निधि से भी सवाल आता है पेपर में। सर संचित निधि 266 में है, संचित निधि 266 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपको बताना ग्राम पंचायत। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल अगर कोई है तो वो यही है। अगर सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है तो वो यही है। ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बनी थी। हमारे भारत में पहली ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर में बनी थी और ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 में आती है। अगला सवाल देखा जाए दोस्त, अगला सवाल कहता है कि क्या उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? आप बताइए, क्या उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? सर बिल्कुल। अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 32। जो भी पूछे वो बता दो। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या ज्वाइंट सेशन भारत में आज तक आया है? बिल्कुल 3 बार आया है, 1961, 1978 और 2002, ये 3 बार आया है बच्चों। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद नंबर 108 में है, 108 में है लल्ला। अगला देखिए, अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है तो वो कोई और नहीं 75 होगा लल्ला। अगला देखिए, आपको बताने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बादल थोड़ा जल्दी चलो। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो सर ये आते हैं 93 में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उस राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और इसकी जो शपथ है बच्चों वो 159 में है। अगला देखिए, आपको बताना है कि संघ की जो आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? सर ये आर्टिकल नंबर है 343। नेक्स्ट सवाल देखिए, चुनाव आयोग किस आर्टिकल में आता है? चुनाव आयोग, अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो दोस्तों चुनाव आयोग 324 से लेकर और 329 तक आता है, 324 से लेकर 329 तक आता है। अगला देखिए, आपको बताना है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है?
केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे का बंटवारा करता है वो यही करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे का बंटवारा करता है वो यही करता है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है। अगला सवाल आपको बताना है कि दोस्तों आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है। तो गुरुजी आकस्मिक निधि आर्टिकल नंबर 267 में है। 267 में है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपको बताना है कि भैया ग्राम पंचायत, ये तो दोबारा आ गया सवाल, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा 12 में भी मिलेगी और 36 में भी मिलेगी बच्चों। अगला सवाल आज का ये रहा, आपको बता दूं ये बच्चों तुम्हारा होमवर्क है। ईमानदारी से बताओ ये 20 मिनट का एक सेशन क्या टॉपिक कंप्लीट करवा रहा तुम्हारा या नहीं करवा रहा। मैं बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा यहाँ पे कि मैं इजी क्वेश्चन लाइव बढ़ाकर अपने और दिखा दूं कि भाई मैंने तो इतने बच्चे लाइव पढ़ा दिए। क्या फायदा यार, जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं 2-2 हजार 4-4 हजार पे, उन बच्चों के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। 20 मिनट एक टॉपिक कंप्लीट, 20 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट बच्चों। बातचीत नहीं करनी, बस आओ और क्वेश्चन करो दबादब, ठीक है। ये क्लास प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस 20 मिनट क्लास में आप लोग रोज डेली एक टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं। अब आप सभी चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी ऐसी भर्ती हो जो रेलवे से संबंधित हो, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से प्रॉब्लम आती है कि यार करंट अफेयर कितना याद करूं, कहां से याद करूं, स्टैटिक जीके मेले पढ़ता हूं, त्योहार भूल जाता हूं, त्योहार पढ़ता हूं तो भाई साहब इस बार दिवस भूल जाता हूं, दिवस याद करता हूं तो पुरस्कार भूल जाता हूं। इन सब का सॉल्यूशन आ चुका है एक साथ। दोस्तों अब आप क्या करते हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के बाद आप लगाते हो मॉक टेस्ट। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाते हो वो आपको पैसे का कहीं ना कहीं से खरीदना होता है। मैं आपको 40 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। 40 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। खूब मॉक टेस्ट लगाओ। 40 मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपको ई बुक दे रहा हूं, 7 ई बुक मैं आपको दे रहा हूं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप ई बुक पढ़िएगा अपने घर पे बैठ के, कहीं आपको जाना नहीं है। इसके बाद 4000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। ये 3 चीज होगी। और दोस्तों एक बैच जो मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है चिराग। हर कोई चाहता है जिंदगी में भाई साहब खुशियां हैं, इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई होने में ना होने में सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है। आप एनटीपीसी वाले बच्चों से बात करना, आप उन बच्चों से बात करना जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैंने इन सब का सॉल्यूशन एक निकाल लिया है और वो है बच्चों चिराग बैच। आप अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो चिराग बैच तो छोड़ो, आप कोई और बैच लेते हो ना जीके करंट अफेयर का, आपको 300-400 रुपए का मिलता है। मैं सिर्फ आपको Y367 कूपन कोड लगाने पर वो चिराग बैच 123 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप कोइंस यूज करते हैं, इसे लगाते हैं, कोइंस यूज करते हैं, बिना कोइंस के आपको मिलेगा 129 रुपए का। सर मिलेगा कहां से, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाना। पहले तो देखो इस वीडियो में लिंक लगा हुआ है, लिंक से ले सकते हैं। नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो ऑल कोर्स पे चले आना, और जैसे ही आप ऑल कोर्स पे आओगे यहाँ रेलवे दिखाई देगा। इस रेलवे में जो भी तुम्हारा मन हो उसको सेलेक्ट कर लेना। सर मुझे एनटीपीसी करना, सेलेक्ट कर लो। सबसे पहला बैच मिलेगा चिराग बैच। अगर मैं इस चिराग बैच की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 58 से 60 घंटे में लाइव पढ़ाऊंगा। 60 घंटे लाइव बच्चों, 38 मॉक टेस्ट, 7 ई बुक इसमें आपको मिलेंगी। और ये 140 का, वैसे ये बैच बच्चों 561 रुपए का था, लेकिन जब आप यहाँ मोर ऑफर पे जाओगे और कूपन कोड लगाओगे Y367, क्या लगाओगे दोस्तों, Y367 लगाने के जस्ट बाद में आपको ये बैच, जब आप यहाँ कोइंस लगाओगे तो 123 रुपए का, और बिना कोइंस के बच्चों आपको ये मिलेगा 129 रुपए का। अगर आपको लगता है कि यार इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी, या जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी हो जहां पर जीके जीएस और स्टैटिक जीके आती है, उन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ये चिराग बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए कूपन कोड आप लिख लीजिएगा। सर कूपन कोड यूज करना है Y367। यार इतने रुपए में ना, अगर मैं बात कर रहा हूं 123 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक और 4 समोसे नहीं आएंगे। 4 दोस्तों में बैठ के आप कुछ खा नहीं पाओगे। इतने रुपए में मैं आपको 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं। सोचो बच्चों, आप 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं, 4000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ई बुक आपको दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, और आपको चाहिए क्या। तो दोस्तों इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, और मेरा कूपन कोड Y367 यूज करिए, और इस बैच में जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।